हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित डिमरी क्लासेस में। बीए बीकॉम थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स पूरा कोर्स हम कवर अप कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है चैप्टर का भारत में बचत एवं निवेश। तो मैं आपको बता दूं कि हम जो इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाले हैं। हम एक तरीके से इसका ओवरव्यू, एक तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग्स लेने वाले हैं। अगर हम इसमें डीपली जाते हैं तो इससे हमें कन्फ्यूजन हो सकती है। तो हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हम एक तरीके से एक आइडिया लेने वाले हैं क्या क्या, किस हेडिंग का मतलब क्या है, किस टॉपिक का मतलब क्या है, कैसे उसको कवर अप करना है। तो जितना हम करने वाले हैं वो कब बहुत है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले कि भारत में बचत एवं निवेश की बचत क्या होती है, निवेश क्या होता है, ठीक है, और पूंजी निर्माण क्या होता है, पूंजी निर्माण। तो इन तीन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बचत, निवेश और पूंजी निर्माण। तो सबसे पहले देखते हैं बचत। बचत क्या है? सेविंग्स। ये सभी हम जानते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि कभी ना कभी हम सेविंग्स करते हैं ज़रूर, चाहे वो फैमिली की बात है, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन की बात हो, चाहे वो कंट्री के लेवल पे बात हो। तो बचत हर जगह, सेविंग्स हर जगह की जाती है। तो सेविंग्स क्या होती है? संपूर्ण आय के एक हिस्से को उपभोग के लिए खर्च करने के बाद जो हिस्सा बचा लिया जाता है उसे बचत कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि ये पूरी जो इकोनॉमिक्स है वो आपकी रेगुलर लाइफ या कह सकते हैं कि डेली लाइफ की ही चीज़ों को कवर अप करके बनाया गया है। तो आप अगर इसको समझते हैं तो आपको उसकी बस एक लैंग्वेज बनानी है ताकि वो एग्ज़ाम में लिखी जा सके। वरना आप ये बहुत अच्छे से समझते हैं ये कि निवेश क्या होता है, बचत क्या होता है, बस इसको एक लैंग्वेज देने की ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए। तो संपूर्ण आय के एक हिस्से को, यानी कि कंप्लीट जो इनकम होती है किसी पर्सन की, किसी देश की, उसके एक हिस्से को उपभोग के लिए खर्च करने को, उपभोग मतलब या यूज़ करने के लिए, यूज़ करने के बाद और खर्च करने के बाद जो हिस्सा बचा लिया जाता है उसे बचत कहते हैं, उसे सेविंग कहते हैं। तो सिंपल सा है, जो हमारी इनकम है, कुछ ना कुछ इनकम होती है हर पर्सन की, हर कंट्री की, ठीक है, हर फैमिली की। तो उसमें से एक हिस्सा जो है उपभोग पे खर्च किया जाता है। उपभोग मतलब खाने पीने, उपयोग करने में बहुत सारे उपभोग के तरीके से, खाने पीने के लिए, कपड़े के लिए, एजुकेशन के लिए, सब उपभोग के अंतर्गत आ गए। फिर आया इनकम का दूसरा हिस्सा, यानी कि जो सब चीज़ें करने के बाद हो जाता है, यानी कि बच जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बचत। तो इनकम के दो हिस्से, उपभोग और बचत। दूसरा हिस्सा बचत पढ़ रहे हैं हम, जिसमें प्रयोग योग्य, दूसरी लैंग्वेज में समझे तो प्रयोग योग्य आय तथा व्यक्तिगत उपभोग व्यय के अंतर को बचत कहते हैं। यानी प्रयोग योग्य आय मतलब जो उपयोग करने वाले हम या फिर कर रहे हैं, तथा व्यक्तिगत उपभोग व्यय के अंतर को बचत कहते हैं। ठीक है, तो इससे मिलकर क्या बनता है? पूरा बचत। वो इस सिंपल से चीज़, हम उसको एक तरीके से लैंग्वेज दे दी है ताकि हम उसको एग्ज़ाम में लिख सकें और हम मार्क्स प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो संपूर्ण आय के हिस्से में कंप्लीट इनकम है, उसके दो हिस्से बन जाते हैं, एक तो उपभोग और बचत। ठीक है, तो बचत के बाद अगला स्टेप आता है, अगले स्टेप को अगली हेडिंग बनाई गई है। अब बचत हुई हमारी, क्या हुई? हमने सेविंग्स की। तो अगर हम सेविंग्स को सिर्फ सेविंग के तौर पे रखते हैं तो उसमें जो है आने वाले टाइम में हमें, अगर हम उसको कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में हमें जो है नुकसान होगा। तो नुकसान से बचने के लिए हम उसको एक सही उपयोग ये कर सकते हैं कि आगे हम उसको निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें। तो निवेश क्या होता है? धन से धन कमाना निवेश कहलाता है। यानी सिंपल से लैंग्वेज में, अगर हमारे पास पैसा पड़ा है तो उसी पैसे को हम आगे लगाते हैं, आगे इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, ताकि आने वाले समय में, फ्यूचर में हमारे पास और पैसा आए। तो सिंपल से लैंग्वेज, धन से धन कमाना निवेश कहलाता है। बचत के कुछ हिस्से को वर्तमान में किसी उत्पादक इकाई में लगाना जिससे कि भविष्य में उसी धन से अधिक धन प्राप्त हो, निवेश कहलाता है। ये सेकंड लाइन दूसरे तरीके से लिखा है कि बचत के कुछ हिस्से, यानी कि हमने देखा था बचत, इनकम हुई, इनकम के एक हिस्से से हमने उपभोग किया, दूसरे हिस्से से बचत की। बचत का अगला स्टेप इन्वेस्टमेंट,
तो वही है, बचत के कुछ हिस्से को वर्तमान में किसी उत्पादक इकाई में लगाना। उत्पादक इकाई मतलब इन्वेस्टमेंट करना। कोई सी उत्पादक इकाई हो सकती है, वो शेयर्स हो सकते हैं, वो किसी ज़मीन हो सकती है, एसेट्स हो सकती हैं, बाकी की बिल्डिंग्स वगैरह किराए पर देना, ये सब चीज़ें वर्तमान में किसी उत्पादक इकाई का सिंपल सा मतलब है जो आगे इनकम प्रोड्यूस कर सके, इकाई में लगाना, जिससे कि भविष्य में उसी धन से अधिक धन प्राप्त हो, निवेश कहलाता है। ठीक है, जिन चीज़ों में निवेश किया जाता है वे सभी परिसंपत्तियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? एसेट कहलाती है। ठीक है, तो इनको एक टेक्निकल टर्म या अकाउंटिंग टर्म में क्या बोला जाता है? एसेट, परिसंपत्तियाँ, जिन चीज़ों में निवेश किया जाता है। मान लीजिए पैसा हमने इनकम से बचाया, उसके बाद हमने उनको ये पैसा शेयर्स में लगा दिया, तो ये शेयर जो हो गए वो हमारे क्या हो गए? एसेट हो गए। ठीक है, तो हमने पैसा जो है एक तरीके से ज़मीन में लगा दिया, ज़मीन खरीदने में, तो उससे फ्यूचर में हमें क्या है? इनकम होगी किसी तरीके से, तो वो क्या होगी? एसेट हो गई। यानी कि जिन चीज़ों में पैसा लगाया जाता है, पैसा इन चीज़ों में लगाया जा रहा है, और भी चीज़ें हो सकती है, तो इन सभी को परिसंपत्तियाँ, एसेट कहते हैं। ठीक है, जिन चीज़ों में निवेश किया, जैसे मशीनें हो सकती हैं, शेयर हो सकते हैं, और भी बहुत चीज़ें हो सकती है, ज़मीन, ये सब चीज़ें। तो कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी? बचत, बचत का नेक्स्ट स्टेप निवेश, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाने वाले हैं। जितना मैंने बताया कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेना, वो ही हम कवर अप कर रहे हैं। आगे है पूंजी निर्माण, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो पूंजी निर्माण क्या होता है? पूंजी निर्माण का इंग्लिश में हम उसको बोल सकते हैं एसेट बिल्डिंग, BULDING, एसेट बिल्डिंग, यानी कि पूंजी निर्माण। तो पूंजी क्या होती है? पूंजी का सिंपल सा मतलब ये है कि पूंजी का अर्थ समझे। पूंजी का सिंपल सा मतलब है जिस चीज़ से हमें फ्यूचर में इनकम प्राप्त हो, उसको हम पूंजी कहते हैं। ठीक है, तो एसेट अभी हमने पीछे पढ़ा, कौन सी बहुत सी चीज़ हो सकती है, मकान किराए पर देना, ज़मीन से कुछ नया पैसा बनाना, या फिर शेयर से पैसा लगाना, ये सब क्या है? एसेट्स, पूंजी। यानी कि इन्हीं को निर्मित करना। निर्मित मतलब आगे और जमा करना, बढ़ाना, ताकि इनकम और ज़्यादा हो। तो वह प्रक्रिया जिससे बचत व निवेश के द्वारा पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है, वह प्रक्रिया, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे क्या होता है? बचत एवं निवेश के द्वारा पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है। यानी कि पहले बचत की जाती है, फिर बचत के बाद इन्वेस्टमेंट, निवेश किया जाता है, उससे क्या होता है? पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है। पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है, पूंजी निर्माण, उससे पूरा प्रोसेस को जो फाइनली रिजल्ट निकलता है उसको क्या बोलते हैं? पूंजी निर्माण। तो जैसे हमने ये बात की, पीछे बात की थी कि ये सब चीज़ों में पैसा लगाया, तो लास्ट तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो हमारी एसेट्स है वो बढ़ रही है, यानी कि जो हमें इनकम देने वाली चीज़ें हैं वो बढ़ रही है, तो उसी को यानी कि हम पूंजी निर्माण करते हैं। यानी पहले हमने शेयर खरीदे, फिर इनकम हुई, फिर ज़मीन खरीदी, फिर बिल्डिंग बनाई, कंपनी बनाई, इस तरीके से। ये पूरे इंडिविजुअल लेवल पे, एक पर्सन के लेवल पे भी हो सकता है, एक कंट्री के लेवल पे भी हो सकता है। ठीक है, तो पूंजी निर्माण दोबारा पढ़ लेते हैं। वह प्रक्रिया जिससे बचत व निवेश के द्वारा पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है, पूंजी निर्माण कहते हैं। स्टॉक का सिंपल सा मतलब है एक तरीके से जमा, यानी कि सब चीज़ों को मिला के जो बन रहा है स्टॉक हो गया। परिसंपत्तियों में लगातार वृद्धि करना जिससे कि भविष्य में अधिक आय प्राप्त हो। एसेट्स में बहुत सारे एसेट्स में हमने बात की अभी, तो उसमें कंटिन्यूसली टाइम पे वृद्धि करते रहना जिससे कि भविष्य में अधिक आय प्राप्त हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें शेयर खरीदे और फिर सिर्फ उसी से इनकम आ रही, नहीं। अगर हम और अच्छे से मैनेजमेंट करें तो हम बाकी एसेट्स भी मैनेज कर सकते हैं और हम अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, एक इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, किसी फैमिली के लेवल पे हो सकता है, एक कंट्री के लेवल पे भी पूरी तरीके से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जैसे पूंजी से क्या होता है? पूंजी निर्माण। जैसे कंट्री की बात करें तो कंट्री के लिए पूंजी बहुत सारी है, उसके जो लोग हैं वो भी क्या है? उसके लिए पूंजी है, उसके लिए एसेट्स है। अगर वो लोग कामयाब है, लोग कामयाब कब होंगे? जब वो
उत्पादन में भागीदारी करेंगे। और उत्पादन में भागीदारी कब करेंगे? जब उनके पास स्किल्स होंगे। तो एक देश के लिए कि देश की भी जिम्मेदारी बनती है और उसके लिए ज़रूरी भी है कि वो अपने देश के लोग हैं उनको एसेट्स में बदले जो उसे इनकम बना के दे, और बाकी चीज़ों में भी कंपनीज बनाए, और जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है कंट्री में, पुल, सड़कें, ये सब चीज़ें को अच्छे तरीके से मैनेज करे ताकि पूंजी निर्माण तेज़ी से हो और देश के विकास में भूमिका हो। तो दोबारा से एक शॉर्ट में देखें तो आय से दो हिस्से बचत और उपभोग। ठीक है, उपभोग जो हमने अपने एक तरीके से अपने निजी चीज़ के लिए खर्च कर लिया है। ठीक है, बचत का अगला स्टेप निवेश का अगला स्टेप पूंजी निर्माण, और पूंजी निर्माण से हमें मिलेगा क्या? लास्ट में इनकम। तो इस तरीके से ये सर्कल चलता है पूरा। आय फिर इनकम होगी हमें, तो दोबारा से आय से दोबारा बचत, उपभोग, फिर निवेश, पूंजी निर्माण, आय। तो फाइनली हमें क्या है? आय से हम आय बना रहे हैं। ठीक है, इनकम से इनकम बना रहे हैं, तो इसी को पूंजी निर्माण कहते हैं, एसेट बिल्डिंग। उदाहरण देखें तो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा, मान लीजिए एग्जाम्पल 2018 में 5 परिसंपत्ति एसेट बनाई गई। 5 एसेट उसने बनाई थी, कुछ भी हो सकती है, वो ज़मीन हो सकती है, बिल्डिंग, शेयर्स, मशीन्स, फैक्ट्रीज, ये सब हो सकती है किसी कंट्री के लेवल पे भी। ठीक है, 5 परिसंपत्तियाँ बनाई तथा 2020 में 5 से बढ़कर कितनी हो गई? 5 और उसने ऐड कर लिया, यानी कि टोटल आप उसके बाद 10 हो गए। 5 कुछ नई चीज़ें ऐड कर ली जिससे इनकम हो। ठीक है, तो कुल 2 वर्षों में कुल कितनी? 5 पूंजी निर्मित हुई। 5 तो पहले से थी उस पर 2018 में, फिर 5 2020 में 5 और कर लिए, तो टोटल 10 हो गए। यानी कि उसने पूंजी निर्माण कितना किया? उसने टोटल 5 और के लिए। ठीक है, तो संख्या के तौर पर हमने इसे समझा पूंजी निर्माण क्या होता है, इसे ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, इंटरनेट पे इसमें डीपली दिया है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम में जितना आप लिख सको उतना ही पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली जाके आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो पूंजी निर्माण का महत्व, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि पूंजी निर्माण क्या है वो बताइए, एग्जाम्पल देके बताइए, और पूंजी निर्माण का क्या महत्व है किसी देश के विकास में। देश के विकास में पूंजी निर्माण का क्या महत्व है? पूंजी निर्माण एक ही चीज़ है हर जगह, इंडिविजुअल लेवल पे भी वही है और द कंट्री के लेवल पे भी वही है, फैमिली के लेवल पे भी वही है, बस अप्लाई करना है किस लेवल पे वो डिपेंड करता है। तो पूंजी निर्माण का महत्व क्या इंपॉर्टेंस है किसी देश के विकास में? आधुनिक आर्थिक विकास का मूल आधार पूंजी है, यानी कि आधुनिक आर्थिक विकास जो आज के समय में विकास हो रहा है उसका मेन बेस क्या है, किस बेसिस पे होगा? पूंजी निर्माण, पूंजी के बेसिस पे। पूंजी मतलब एसेट के बेसिस पे। भारतीय योजना आयोग के अनुसार, भारतीय योजना आयोग क्या है? भारतीय योजना आयोग एक इंस्टीट्यूशन है जो कि प्लानिंग करता है, आगे इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, यानी कि जो प्लानिंग करता है कि भारत में विकास कैसे कैसे हो, क्या क्या चीज़ें उसके लिए अपनाई जानी चाहिए। उसने डेफिनेशन क्या दी है? किसी भी देश का आर्थिक विकास पूंजी की उपलब्धता पर ही निर्भर करता है, यानी कि किसी कंट्री का डेवलपमेंट कितना स्पीड से होगा, कितना होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? पूंजी की उपलब्धता। पूंजी की बात हम कर चुके हैं, पूंजी क्या है? तो जितनी अवेलेबिलिटी, जितनी उपलब्धता होगी पूंजी की, उतनी तेज़ी से देश का विकास होगा। ठीक है, आय एवं रोज का महत्व क्या है? आय एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि। ठीक है, आय एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। अगर हमारे पास पूंजी निर्माण है तो रोजगार बढ़ेगा, देश में इन्वेस्टमेंट होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी और वो बचत निवेश कर पाएंगे आगे और अपने लाइफ स्टैंडर्ड सही से कर पाएंगे। तो उत्पादन के आय में वृद्धि करना, उत्पादन के साधनों में वृद्धि करना पूंजी के अधिकतम निर्माण से ही संभव है। कैसे पॉसिबल है कि पूंजी ज़्यादा से ज़्यादा हम एसेट बिल्डिंग करें? यदि पूंजी निर्माण धीमी गति से होता है, यानी कि अगर एसेट बिल्डिंग पूंजी निर्माण कितनी धीमी गति से होता है तो आर्थिक विकास भी कैसा होगा? धीमी गति से। और यही उल्टा होगा कब? जब पूंजी निर्माण तेज गति से होगा तो आर्थिक विकास भी तेज गति से होगा। कैसे? अगर हम विकसित देशों की बात करें, विकसित देश हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, विकसित देश कौन कौन से होते हैं? तो अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, ये सब क्या है? और हाल ही में एग्जाम्पल बहुत बढ़िया जो है चीन का, देखें तो ये सभी कंट्रीज़ क्या है? एसेट बिल्डिंग, यानी कि पूंजी निर्माण, इनके विकास का मुख्य मेन रीज़न क्या है? पूंजी निर्माण, यानी कि एसेट बिल्डिंग ये जो करते हैं इनकी वजह से इनका विकास जो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। चीन ने इसमें पिछले 10-15
20 सालों में बहुत तेज़ी से इसमें विकास किया अपने देश में। किस बेसिस पे? पूंजी निर्माण पे, यानी कि एसेट्स बिल्डिंग, ठीक है, जिसके माध्यम से इसमें चीन में जो विकास की गति है बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो मेन रीज़न यही है, पूंजी निर्माण व्यक्ति, संस्था अथवा सरकार द्वारा किया जा सकता है। जैसे हम बात कर चुके हैं, किसी भी बेसिस पे किया जा सकता है, एक व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है अपने विकास के लिए, संस्था, यानी कि भले एक व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा लेकिन उसमें पूरे काउंटिंग होगी उस कंट्री के लिए, यानी कि वो फ़ायदेमंद पूरी कंट्री के लिए होगा, ठीक है। संस्था द्वारा किया जा सकता है, किसी कंपनी के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि बात करें जैसे इंडिया की कंपनी रिलायंस, ठीक है, तो रिलायंस कंपनी ने बहुत सारे अन्य कंट्रीज़ में शेयर्स खरीदे, अन्य कंपनीज़ के, भारत में और बहुत सारे बिल्डिंग्स, मतलब कंपनीज़ बनाई और नई नई मशीनरी लगवाई, तो उससे क्या हुआ, उस कंपनी की एसेट बिल्डिंग यानी कि इनकम और बढ़ेगी। तो कंपनी के द्वारा किया जा सकता है, व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, सरकार के द्वारा, किसी देश के द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा किया जा सकता है, जो कि देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो पूंजी निर्माण का महत्व देखा, छोटे छोटे पॉइंटों में बांट सकते हैं इसको, जैसे कि आय के लिए ज़रूरी है, रोजगार के लिए ज़रूरी है, देश के आर्थिक विकास में ज़रूरी है, ठीक है, देश के पूंजी निर्माण इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है नहीं, इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी है। बचत, निवेश, पूंजी निर्माण क्या है, पूंजी निर्माण का महत्व क्या है। तो एग्ज़ाम में इतना ही पूछा जाता है, मेन क्वेश्चन एक ही बन के आता है इसमें मेनली ज़्यादातर, कि पूंजी निर्माण क्या है, उसका पूंजी निर्माण का महत्व क्या है, इसको समझाया, या देश के विकास में पूंजी निर्माण का क्या महत्व है। तो इसमें हम कवर अप कर चुके हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने को, तो इतना ही इनफ है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।